हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तेलग्रा सिंह 10+12 पर। देखो, अगर कक्षा 10 में कोई बच्चा कुछ भी ना जानता है तो मैं ये मैराथन क्लास दूंगा 4 से 5। बस इनको ही कर जाओ और गारंटी दे रहा हूं कि किसी भी कीमत पर उसका क्या है, फेल तो होगा ही ना, बहुत अच्छा स्कोर कर देगा। मैं इतना सिखा दूंगा मात्र 4 से 5 वीडियो में। ध्यान देंगे क्या? अब जो मैं कह रहा हूं बेटा उसके हिसाब से करना। देखो, दरअसल में होता क्या है कि बेटा किसी भी सब्जेक्ट में हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हम पे आता क्या है और क्या और पढ़ना है। जो बच्चे क्या है पढ़ते ही रहते हैं, उन्हें यह ना रहता है कि हम क्या जानते हैं, वो कुछ ना कर पाते हैं। तो मैं इन वीडियो मैराथन क्लासों के माध्यम से आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप पे ये करना आना चाहिए, और इतना करना आता है जो मैं सिखाऊंगा तो आपको कोई भी क्या है फेल नहीं कर सकता, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स आप पा जाओगे। इसी कड़ी में बेटा आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखो क्या सवाल है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। देखो, आपको विविक्त कर ज्ञात करना आना चाहिए। अब कुछ बच्चों के लिए ये बहुत सरल चीज है, तो जिनके लिए सरल है समझ लो उनके लिए बहुत बढ़िया वे में है, बहुत अच्छे रास्ते पे पहुंच गए हैं। और जिनको नहीं आता है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जिनको आता है अपना आगे वीडियो को आगे बढ़ा लो। सॉल्यूशन देखो इधर, देखो ऐसे में क्या करते हैं, द्विघात समीकरण उतारते हैं हम। क्या 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0। अब विविक्त कर का अपना सूत्र है, विविक्त कर बराबर होता है b² माइनस 4ac। यानी कि विविक्त कर ज्ञात करने के लिए आपको एबीसी के मान पता होने चाहिए। बिल्कुल बेस से सिखा रहा हूं बेटा। अब एबीसी के मान, तो अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर अब देखेंगे बेटा इससे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही समीकरण ये बता रही है कि x² की गुणा में a का मान मिलेगा, x की गुणा में b का मिलेगा और बाकी की सब लिखा होगा वो c। इस आधार पर आपको a का मान चाहिए, तो a कहां है, x² के गुणा में। सवाल पे x² ये है, इसके गुणा में ये a का मान हो गया। कुल मिलाकर a का मान कितना आ गया बेटा, 3। अब मुझे b का मान चाहिए, तो b कहां है, x के गुणा में, ये x रहा, ये चिन्ह सहित, तो b बराबर हो गया आपका -6। c कहां लिखा हुआ है, डायरेक्ट c कितना है बेटा, 4, तो c बराबर कितना हो गया, 4। abc मिल गया, ठीक है। बस तब लिख दो विविक्त कर। अब कुछ भी ना है बेटा, अब तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो विविक्त कर बराबर होता है b² माइनस के 4ac। इस विविक्त कर को आप डी भी लिख सकते हो शॉर्ट में। यहां b की जगह b का मान, तो b की जगह -6 और ये रहा इसका स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है बेटा 3 गुणा c का मान कितना है 4, ठीक है। d ऐसा ही माइनस का वर्ग हो गया प्लस 6 का वर्ग हो गया 36 माइनस इनकी गुणा कर लो, 4 चौक 16 तिया 48। कुल मिलाकर d बराबर 48 में से 36 गए माइनस के 12, विविक्त कर बराबर कितना आ गया आपका 12, और यही क्या आ गया आंसर। आपको विविक्त कर निकालना सीख गए होगे। उम्मीद है कुछ भी ना करना है, विविक्त कर का आपको सूत्र याद होना चाहिए। एबीसी आप समीकरणों से छांट दोगे और बिल्कुल बताओ किसी को कोई दिक्कत आई हो बेटा। अब आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम विविक्त कर निकाल लेंगे। कोई भी समीकरण दे दो उसका शुद्ध रूप बनाएंगे, एबीसी छांटेंगे। आ रही बात तुम्हारी समझ में? कोई भी समीकरण दे दो विविक्त कर निकाल लेंगे। ये इस बात पर बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोटा सा ऐसा आता है। कैसा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे, समीकरण दे रखी होगी आपको 3x प्लस के 2y बराबर 6 और तथा क्या कहा है y बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा ये सवाल है क्या, थोड़ा सा देखेंगे। ये बेटा ये क्या है आपको ये पता होनी चाहिए।
ये दो चर रैखिक समीकरण है, यानी कि दो चरों वाली रैखिक का मतलब है एक घात वाली समीकरण है। तो दो चर रैखिक में दो चर होते हैं, सही। हालांकि इनको सॉल्व करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है, परंतु क्या है, यहां पे एक मान आपको पहले ही दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा मान निकाल देंगे। बिल्कुल सिंपल करेंगे। समीकरण लिख लो बेटा, कितनी है, 3x प्लस के 2y बराबर 6। यहां चूंकि लिखेंगे y बराबर 0 है, इसलिए y का मान रख दो 0। तो यहां हो जाएगा 3x प्लस के 2 गुणा यहां इसका मान रखोगे बराबर 6। कुल मिलाकर 3x प्लस ये हो गया 0 बराबर 6। 3x बराबर हो गया 6, x बराबर 6। ये गुणा की चीज उधर भेजो क्योंकि हमें तो x निकालना है। तो ये आ गया 3, 3 दूनी 6, x बराबर क्या हो गया 2। सही है। इस तरीके से हम दो चर रैखिक समीकरण को भी क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। ये कोई दो चरों में समीकरण थी, इसमें से x का मान दे दोगे तो हम x की जगह रखने के बाद y का मान निकाल देंगे, और y दिया है तो हम y की जगह रख के किसका मान निकाल देंगे, x तक। बताओ बेटा, ये एक रैखिक समीकरण इस तरीके की आती है। चलो देखेंगे, एक सेकंड बेटा। बेटा सवाल देखेंगे, सवाल क्या है, ये इस जैसा सवाल जरूर आएगा, आज देख लो कैसे। क्या कह रहे हैं, यदि बिंदुओं a इतना तथा b इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, c हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये एक बिंदु a है और एक बिंदु b है। ये कितना है, -4,2 और यह है 5, कितना 6। इनका मध्य बिंदु एक c दे दिया, अल्फा अपॉन 8, कॉमत कितना हो गया 4। ये तीन बिंदु, ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो बेटा आपको मध्य बिंदु वाला सूत्र हर हाल में आना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और होता है, ये वृत्त दे दिया, यहां ये इसका वृत्त का केंद्र है, ये ए और ये है बी। ये एक बिंदु ये केंद्र है इसका। तो बेटा इसमें भी ध्यान रखना, यहां x1 y1 कह दो, यहां x2 y2 कह दो, और यहां कह दो x, y। तो ये मध्य बिंदु होता है, केंद्र हमेशा क्या होता है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु जब दे रखा होता है तो बेटा मध्य बिंदु वाला एक सूत्र है, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं सीधे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस के y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, या इसी को आप लिख सकते हो, इसका मान, इस बीच वाले x का मान, दोनों xों को जोड़ दो, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कॉमा इस वाली y का जो मान होता है बीच का, वो क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमें मध्य बिंदु का सूत्र आना चाहिए। इस पर एक सवाल निश्चित आएगा, ठीक है ना, जैसे ये आया था कभी, ठीक है ना। देखो कैसे, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये x और y। लिखेंगे सॉल्यूशन कैसे करोगे, लिखोगे चूंकि AB रेखाखंड, क्या लिखोगे, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है बेटा, C है। इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र के प्रयोग से, मध्य बिंदु के सूत्र के प्रयोग से क्या लिखोगे बेटा, हम जानते हैं x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कॉमा y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोई बच्चा यदि इतना कर लेगा तो बिल्कुल समझ लो आंसर आ गया। देखो अब यहां x का मान लिखो तो अल्फा बटे 8, यहां 2 ऐसे ही बेटा, x1 का मान कितना है, -4, प्लस x2 का मान कितना है 5। तो कुल मिला के अल्फा बटे 8 ऐसे ही, यहां 5 में से 4 घटाओ, बचा 1 बटे 2, बटे की चीज उधर ले जाओ क्योंकि हमें अल्फा निकालना है। तो 1 बटे 2 गुणा में पहुंच गए ये 8, इससे ये कट गए 4 बार, कुल मिला के अल्फा का मान 4। आंसर यही मांगा था बेटा, तो इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप क्या मांगा था, अल्फा का मान। हालांकि इसमें लगा दोगे तो इसमें दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। देखो यहां y का मान लिखो 4 पूरे के बटे 2, y1 का मान कितना हो गया 2,
और बाई 2 का मान है 6, तो 4 बराबर 2, यहां हो गया आपका 8, इससे ये काटा कितने बार 4, 4 बराबर 4। हालांकि यहां से हमें कुछ मिला ना, हमें पता है जब तुम थोड़े से होशियार हो जाओगे तो अपने आप ही हमें पता है, कभी कभार ये एक्स वाला फॉर्मूला और ये वाई वाला दोनों में से हम देख लेते हैं हमारा चर किस में निकल लिया, ठीक है ना। ध्यान देंगे हमें दोनों ही आने चाहिए। मध्य बिंदु वाला सूत्र याद होना चाहिए। मध्य बिंदु में 3 बिंदु होते हैं, जिसमें एक बिंदु बीच में और 2 साइड में होते हैं। इन दोनों के एक्सों को जोड़ो बटा 2 करो, पहला वाला मान रख दो, और इन दोनों के बाई वालों को जोड़ो बटे में 2 करो और बाई लिख दो। तो ये सूत्र याद होना चाहिए। इस सूत्र पे हर हाल में ये वाला दो बिंदुओं के मध्य बिंदु वाला और एक आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, हर हाल में सवाल आएगा इन पे। देखते हैं ये वाला सवाल आ जाए। देखो ऐसे सवाल ऐसे लगते हैं कि हमने तो ये सवाल करे ही ना है, पूरा कोर्स करा दिया होगा आपको, लेकिन ये वाले सवाल ऐसे नहीं आते हैं। ये बेटा कॉमन सेंस के सवाल हैं। यदि हमें पता है कोई ये दे दे के त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, तो हमें अपने आप पता पड़ गया प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 अंश का होगा। और यदि किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दो आप, तो निश्चित है उसका ये कोण 90 अंश होगा। और 90 कौन सा होगा, सबसे बड़ी भुजा वाले के सामने का कोण 90 होगा। तो फिलहाल यहां क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी इतनी, ए सी इतनी और बी सी इतनी, तो कोण बी का मान ज्ञात करवा रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं इनमें कोई भुजा समान तो है ना, तब क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा, यहां सॉल्यूशन देखो, सीधे भुजा लिखो ए बी, ऐसे ही यहां 6 वर्गमूल 3, यहां स्क्वायर कर लो ए बी का स्क्वायर। जब इधर का कराए तो इधर का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ए बी का स्क्वायर ऐसे ही बेटा, यहां 6 का स्क्वायर हो गया 36, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3, ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया 36 तिया होते हैं 108। बस बात खत्म, ऐसे कर लिया। लिखेंगे इसको समीकरण क्या मान लो, फर्स्ट लिखेंगे तथा क्या करोगे बेटा, यहां पे आप क्या AC का स्क्वायर कर लो, कितना 12 का स्क्वायर है ना, अरे 12 है तो AC का स्क्वायर 12 बार होते हैं 144। ये समीकरण आ गई 2। तथा एक और भुजा दे रखी होगी BC बराबर 6 स्क्वायर करो, BC का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। देख रहे हैं BC का स्क्वायर तो ऐसे ही 6 का स्क्वायर हो गया 36। हम यहां देख रहे हैं तीनों भुजाओं में कुछ संबंध लगा, हाँ 36 और 8 44 है। समीकरण 1 व 3 जोड़ने पर जोड़ोगे बेटा, यहां हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर बराबर, वहां कितना है हमारा 108 और प्लस के 36 बराबर कितना हो गया 144। इसका मतलब है AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस 144 को हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। ये क्या है बेटा, ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि इससे ये पता लग रहा है ये जो भुजाएं दे रखी हैं वो समकोण त्रिभुज बना रही हैं। समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है, बना लिया मैंने, ठीक है, ये वाला बना लिया। अब हम देख रहे हैं क्या हम यहां पर देख रहे हैं, अब लगाओ बेटा, अब यहां कौन सी सबसे बड़ी भुजा, भाई ये, और इन सब में सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी ये है। इसका मतलब AC सबसे बड़ी होनी चाहिए। और त्रिभुज कौन सा था, ABC, तो ये कोण निश्चित क्या आएगा आपका B। अब वो कौन से की बात कर रहे थे, B की बात तो कर रहे थे, तो इसका मतलब है B कोण बराबर 90 अंश। ना आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो बेटा अभी जो कह रहा था एक त्रिभुज क्या है ABC, जिसमें ये AB BC AC ये क्या है, सब भुजाएं हैं। अब हमें पता है वो त्रिभुज का कोई कोण बना रहा था, तो मैं तुम्हें अभी बता दूं, अगर ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती तो हम कह देते जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 अंश, तो मैं कोण B का मान 60 कह देता ना कह देता।
लेकिन अभी हम देख रहे हैं भुजाओं से हमें कोई रिलेशन नहीं पता पड़ा, तो हम एक रिलेशन और जानते हैं, इनके वर्ग करो, भुजाओं के वर्ग। यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अकेली भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय है तो जो त्रिभुज बनेगा वो निश्चित है क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया। अब हमें आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कर्ण के सामने वाला कोण हमेशा 90 अंश। तो हम देख रहे हैं इन सब में सबसे बड़ी यही तो है AC। इसका मतलब है ये हो गई AC। अब त्रिभुज कंप्लीट करने के लिए ABC के ये कोण B हो गया। और अभी अभी बताया है यहां समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण कितना होता है, 90। तो B कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो वो B तो ही चाह रहे थे, समझ में आई मेरे भाई। चलो देखते हैं और बेहतरीन सवालों को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन और इस तरीके का आ जाएगा सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, आपके कोर्स में लासा मासा है क्वेश्चन निश्चित आएगा, HCF और LCM। वो कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी कहे तो HCF ज्ञात करना है और छोटी से छोटी कहे तो LCM ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल बात है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतने और इतने को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना और इतना प्राप्त होता है, ज्ञात कीजिए। तो आपको HCF ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या वो HCF होती है, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, LCM। यहां आपको क्या करना है, HCF। अब HCF हम कई तरीके से ज्ञात कर लेते हैं, सीधे गुणनखंड कर लेते हैं उस विधि से। लेकिन आपको HCF करना क्या है, जब भी शेषफल वाला भाग हो तब पता है क्या करेंगे, तब लिखेंगे हम, यहां लिख तब करते क्या है बेटा, हम इसमें से ये घटाओ। भाई वो कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतने और इतने को भाग करने पर शेषफल इतना और इतना, तो इसमें से ये घटाओ। तो यहां पर लिखेंगे संख्या, संख्या अपनी तरफ से बना रहे हैं 125 माइनस के 8, कुल मिलाए के कितनी आ गई, 117 आ गई। इसका गुणा कर लो, 3 गुणा 3, अरे इसके गुणनखंड कर लो, 13 नंबर 117 यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। और दूसरी वाली संख्या, और संख्या दूसरी लिख लो। दूसरी कैसे, यहां कितना था 70, इसमें से 5 घटाओ तो 70 माइनस के 5, कुल मिला के यहां हो गया 65। कुल मिला के 5 गुणा 13 यानी कि 13 पंजे 65 लिख दिया। तब अब वो क्या कह रहे हैं, बस इन संख्याओं का जो अभी अभी हमने बनाई है इनका HCF कितना है, HCF का मतलब है इनका मासा, मासा का मतलब है इनमें कॉमन कितना है, तो कॉमन है 13। कितना हो गया, 13 लिख देंगे। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर हो गई 13, और यही क्या आ गया आंसर। आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो बेटा ये सवाल अपने आप में तुमसे सीधे ही कह देता ना, 117 और 65 का HCF ज्ञात करो, तो HCF का मतलब उसके फैक्टर कर लो आप, और फैक्टर में जो चीज कॉमन है, जैसे 3 इसमें है इसमें नहीं है तो ये HCF नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है ये भी HCF नहीं है, लेकिन 13 इसका भी फैक्टर है और 13 इसका भी फैक्टर है, तो समझ लो यही हमारा HCF है। क्या है, HCF। और HCF क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये HCF ही निकलवा रहा था। ठीक है ना, एक क्या निकलवा रहा था, HCF। LCM और HCF आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर छोटी से छोटी संख्या कह देता तो हम क्या कर देते बेटा, फिर क्या करते हम, जो मासा है वो भी लेते, ये भी लेते और ये भी लेते। चलो बताऊंगा आगे, फिर बाद में बताऊंगा। खैर इस तरीके का सवाल आप तक करना आना चाहिए। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। एक ऐसा सवाल निश्चित बनेगा, अभी लिख लो ये वाली बात, ऐसा सवाल निश्चित बनेगा, एक सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। देखो मैं इसमें तुम्हें सब कुछ सिखा कर छोड़ूंगा, का जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करते रहो, गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें अनसक्सेस ना कर पाएगा कोई। चलो खैर कोई बात ना, देखते हैं सवाल क्या है।
सवाल का रूप समझेंगे, हम इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। वो कह रहे हैं यदि समीकरण इतने का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक बात बताओ, ये समीकरण कौन सी है, ये आपको पहचाननी आनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस के kx माइनस के 6 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल। मूल का मतलब क्या है यार, ये बताओ। मूल का मतलब है x का मान, x के इसके कितने मान निकलेंगे? 2। तो उन्होंने क्या कहा है, एक मूल इसका इतना है, तो ये वाला मान समीकरण में रख दो ना भाई, ये मूल है, मूल का मतलब x का मान है, ये वाला मान समीकरण में रख दो, फिर क्या रह जाएगा? k रह जाएगा, बस k एक तरफ बाकी के सब एक तरफ। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0 लिखेंगे। चूंकि क्या है, एक मूल कितनी है? -2 है, इसलिए समीकरण में x बराबर -2 रखने पर रख दो बेटा, जहां जहां x देखे यहां लिखो। तो -2 इसका स्क्वायर प्लस के k गुणा -2 माइनस के 6 बराबर 0। माइनस का वर्ग हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, इन दोनों की गुणा करोगे -2k और क्या आया? ये -2k और -6 बराबर 0। हम देख रहे हैं -2k ऐसे ही, ये -6 है, ये +4 है, इसमें से ये गए -2 बराबर 0। कुल मिला के k का पद एक तरफ बाकी के सब, तो -2k ऐसे ही, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएंगे? +2। ये गुणा की चीज सब बटे में ले जाओ, k बराबर 2 बटे -2, 2 से 2 कैंसिल, k बराबर क्या आ गया? -1। देखो सवाल इसका नहीं है क्या, ये सवाल हमने कर लिया। वो सवाल ये करेगा, इसमें द्विघात समीकरण में कोई यहां पर k लगाया है, कभी a लगा देता है, कभी m लगा देता है, तो कहेगा एक मान इतना, दूसरा मान ज्ञात करो। आ रही बात समझ में? तो हम क्या है, वो मान उस समीकरण में रख देंगे और केवल एक चर रह जाएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। देखेंगे बेटा, बहुत अच्छे बेहतरीन सवाल देखें। देखो बेटा, अच्छा सवाल है ये वाला। क्या सवाल है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं सब आपस में बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते, और विकर्ण एक दूसरे, ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या हो गया? डी। ये समचतुर्भुज बना लिया। इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? समान। सपोज कर रहा हूं यहां पे x, तो ये भी x और ये भी x और ये भी x, ये समचतुर्भुज हो गया। लेकिन कोई भी कोण 90 अंश ना होता और ना इसके विकर्ण बराबर होते हैं। वो कह रहे हैं एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां एक 12 सेमी और एक 16। सपोज करो ये हो गया बेटा 16 सेमी। क्या है ये? 16 सेमी। ये वाले विकर्ण की लंबाई 16 सेमी, ये कितनी है? 12 सेमी। कितनी है ये? 12 सेमी। ठीक है, ये 16 सेमी, ये 12 सेमी। ये बिंदु कह दो O। तो हम एक बात जानते हैं बेटा, आपको जो है समचतुर्भुज से संबंधित इतना नियम याद होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये वाला इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा होगा और ये वाला इसको 2। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 16 थी तो ये 8 हो गई बेटा, और ये भी कितनी हो गई? 8। ये कितनी थी? 12 थी, तो ये 6 और ये भी कितनी हो गई? 6। ये होता है, और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इनकी ये कोण 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, कुल मिलाकर यहां समकोण त्रिभुज बन जाता है यहां पर। ठीक है, यहां सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, किस पर? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। इसलिए यहां इस वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर ले लो, समकोण त्रिभुज
कौन से में बेटा? AOB में, AOB में। वो उसने कुछ ना बताया, तुम जानो ये। तो हम जानते हैं क्या होता है इसमें बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लिख लो। 90 के सामने ये वाला कण हो गया, तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस के OB का स्क्वायर। अब ये आपको जानते हो, ये तो एक्स स्क्वायर मान एक्स मान रखा है ना ये आपने, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? AO यहाँ पे 8 का स्क्वायर, यहाँ पे कितने 6 का स्क्वायर, कुल मिला के एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 64, ये हो गया 36, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 100। यह इंप्लाइड कर लो, वर्ग हटा दो और वर्गमूल पहुंचा दो उधर। 100 एक्स बराबर कितना आ गया? 10। एक्स का मान कितना आ गया? 10 लिख देंगे। अतः समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 10 सेमी, 10 सेमी। और यही क्या आ गया आंसर। ये ऑप्शन में आता है तो कुछ ना करना है, कुछ भी नहीं करना है ऑप्शन में। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं जब लिखित में आते हैं। ऑप्शन में करना है तो देखते के साथ ही लगाना है। यहां पे त्रिभुज बनाओ, यहां आधा आधा कर लो, जैसे जो जितने भी है उसका आधा और इसका भी आधा, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय से सीधे आप उसकी भुजा निकाल सकते हो। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कैसे? देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं इनमें दोनों बता रहा हूं। देखो दूरी आप सब लोग जानते होंगे, दूरी कभी भी क्या ना होती? नेगेटिव ना होती। ठीक, तो सिंपल है, वो बिंदु की अक्षों से दूरी पूछे। जब आप बिंदु के बारे में बेटा परिचित होंगे, बिंदु में पहला मान x का होता, दूसरा मान y का। पहला मान भुज कहलाता, दूसरा मान कोटि कहलाती है हिंदी में देखें तो, है ना। बिंदु का भुज और कोटि बता सकते हो। और एक्स अक्ष पर बिंदु कितना है, कितना निर्देशांक है, और y के निर्देशांक कितना है, इनको देखकर ही बता सकते हो। अब अक्षों से दूरियां भी जान लो। तो जब x अक्ष से दूरी का है तो ये x खत्म कर लो, ये वाला मान आंसर होगा। और y अक्ष से दूरी का है तो ये खत्म कर लो, ये वाला आंसर। लेकिन ध्यान देना, एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, सवाल पिछले बार गलत आ चुका है। इसका आंसर जो होगा y अक्ष से दूरी का मतलब ये छुपाया कितने दिखाई दे रही है? -3, लेकिन दूरी कभी -3 होती ना है, तो क्या बताएंगे? तो हम बताएंगे 3 बताएंगे इसका आंसर। तो लिख देंगे, यहां दोनों ही बता रहे हैं बेटा, यहां y अक्ष से दूरी लिख देंगे। अतः क्या है? बिंदु कितना? -3,5 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? 3 मात्रक, 3 मात्रक। और यदि सवाल और होता, बिंदु -3,5 की अगर x अक्ष से दूरी पूछता, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो आप x वाला छुपा लो, तो कितना दिखाई दे रहे हैं? 5। तो हम लिख देते हैं 5 मात्रक। बताओ बेटा आपको कोई गलत लग रहा हो? बिल्कुल सही है। किसी भी बिंदु में आप भुज बता सकते हो, कोटि। भुज कौन सा होता? पहला मान वाला। ये भुज, इसका ही भुज पूछता तो -3, इसकी कोटि पूछता तो कितना होती? 5। आ रही ना? एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो 5, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो 3। ठीक है ना? आ रही बात तुम्हारी समझ में? आओ बेटा, एक मैंने बताया आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो है मान याद होते हैं। हाँ, तो आप निश्चित ही आप आंसर कर सकते हो। देखो सवाल में देखो, वैसे तो मैं इसका अगर ऑप्शन में आता तो 1 सेकंड में लगा देता। कैसे लगवाऊंगा? देखो वो क्या कह रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, इसका मतलब है तो थीटा बड़ा है या बराबर है 0 से, 90 से छोटा या बराबर है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा कौन सा कोण है जिस पर साइन का मान और कॉस का मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो वो बेटा कितना होता है? वो होता है 45। कितना होता है? 45। अब तुम कह रहे हो सर दिखा कर दो, इसको लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, इसको बटे में ले आओ, तो साइन थीटा अपॉन गुणा कीजिए कॉस थीटा, बटे में आ गई, उधर रह गया 1। ये क्या हो गया? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा ऐसे ही, ये टेन में कितने का मान होता है? टेन 45। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिया है बेटा, क्या दिया है? 0 से बड़ा या 45, 90 से छोटा।
इसलिए मैंने इसकी जगह 1 लिख ली, वो 45 लिख दिया। इससे ये कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। यही क्या आ गया आंसर, सही है ना। ये आपको OMR पे मिलेगा क्वेश्चन, OMR पे आए तो बेटा बगैर सॉल्यूशन के लगा देना। साइन में और कोस में एक ऐसी वैल्यू है जिस पर क्या होते हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं, वो है 45। क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। ठीक है ना, आ रही बात। अब देखो सवाल क्या कह रहे हैं, ऐसा सवाल एक आएगा निश्चित। वो कह रहे हैं संख्या के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग होगा। कभी कभी कह देता है इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो हम देख रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब पहले अभाज्य संख्या से ही काटो, तो 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है बेटा कितना, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से कट रहा है 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट रहा है 2 9 18, फिर 3 से कट रहा है। इस तरीके से 100 सॉल्यूशन कैसे करोगे, 144 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। चलो हम जानते हैं समान पदों की आपस में घातें जुड़ जाती हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, एक घात ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 2 की घात कितनी हो गई 4 गुणा ये 3 है, 3 की घात एक ये है, एक ये है 2, तो लिखेंगे। अब घातों का योग मांग रहा था, तो 4 घात तो यहां है, 2 ये है, योग कर दोगे तब लिखेंगे, तब 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बराबर ये 4 और प्लस के 2 कुल मिलाए के 6। सवाल को देखेंगे आखिर पूछ क्या रहा है, अपने होशियारी अपने पास ही रखना, कभी कुछ भी निकाल डालो। पहले सवाल देखो, मन से पढ़ो सवाल में पूछ क्या रहा है, फिर उसी वे में आप चलोगे। समझ रहे हो ना बेटा, सवाल का पहले सवाल का ही समझना होता है कि आखिर सवाल में पूछ क्या रहा है, तब हम चलना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आगे। बेटा बहुत अच्छे सवाल हैं, वीडियो को लगातार देखते रहो। देखो बेटा एक सवाल ऐसा आना बिल्कुल कंफर्म है, निश्चित आएगा। क्या करते हैं बेटा, दिया है 3 cot थीटा बराबर 4। ठीक है, अब थोड़ा यहां देखो क्या कह रहा है, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम एक त्रिभुज जानते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। इसको मैं यहां थीटा ले लूंगा तो ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा कण। कण का मतलब ये के हो गया, ये ए हो गया, ये एल हो गया। तो मैं यहां पे लाल बटे कक्का जानता हूं, लाल बटे कक्का। इसका क्या मतलब है कि यदि कोई त्रिभुज कंप्लीट करा दो और इसमें भी हमें 2 भुजाएं दे दो, कौन सी, हम तीनों भुजाओं में एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है बेटा, तीनों भुजाओं में संबंध होती है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर बराबर होता है कण का स्क्वायर। इससे क्या होता है बेटा, वो आपको 2 भुजाएं देगा। सवाल वाला कितनी भुजाएं देगा आपको, 2। आप पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय का, इस समीकरण का प्रयोग करके तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तीसरी भुजा का मतलब है तीनों भुजाएं मिल गई आपको, सही। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई तो किसी भी त्रिकोणमिति का आप मान निकाल सकते हो। कैसे, साइन का मान निकालना है तो लंब बटे कण यानी कि इतने बटे इतना, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कण यानी कि इतने बटे इतना, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार यानी कि इतने बटे इतना,
और इनके उल्टों के मान तो आप जानते हो, साइन का मान पता है तो कोसेक का पता है, कॉस का पता है तो सेक का पता है, टेन का पता है तो कॉट का। तो आप सब त्रिकोणमिति, ये इतने, जिस बच्चे को इतना आता, गारंटी दे रहा हूं एक सवाल निश्चित आएगा। सवाल देखेंगे कैसे। वो कह रहे हैं कि यदि इतने बराबर इतना तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो अब हम समझ गए यहां पे कैसे। कोट थीटा का मान क्लियर कर लो, 4/3 गुणा कीजिए। फिर मैं यहां एक त्रिभुज लिया हमने, ये ए और इसको कह दो बी और ये सी, हमने ये ले लिया। क्या लिखेंगे यहां पे, एक त्रिभुज ए बी सी लिया, जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक, और कहां से देख रहे हो बेटा, इसको थीटा कह दो। अगर इसको थीटा कह दिया तो ये आधार हो गया आपका, और ये लंब हो गया, और ये हो गया आपका कण। तब लिखेंगे, तब हम पे क्या है बेटा, कोट थीटा बराबर 4/3 है। कोट बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब है। इसका मतलब आधार मिल गया 4 और लंब कितना मिल गया 3। तब हम क्या लिखेंगे, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल जाएगा बेटा, मुझे एसी निकालना है। एसी का मतलब है कण का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस के बीसी का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर इतना इतना, तो एसी का स्क्वायर ऐसे ही, यहां कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, यहां पे कितना आ गया 3 का स्क्वायर। आप सब जानते हो एसी का स्क्वायर ऐसे, ये 16 हो गया, ये हो गया 9। एसी का स्क्वायर बराबर हो गया 25, वर्ग हटा दो, वर्गमूल लगा दो यहां 25। कुल मिलाए के ए बी बराबर कितना, सॉरी एसी बराबर कितना आ गया 5, एसी बराबर 5। ये आपका 5 मिल चुका है। बस अब तो आप कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं, 6 हैं, तो एक का मान तो पता है और आप पांचों के मान निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, कोसेक थीटा। तब लिखेंगे, तब बेटा आप जानते हो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। अरे कोसेक थीटा ये है ना, कोसेक बराबर कण बटे लंब, यहां लिख दो कण और यहां लिख दो लंब, और यहां क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। कण कितना आया बेटा 5, लंब कितना है 3, तो इस तरीके से आपका 5/3 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मकसद ये सवाल कराना ना, मेरा मकसद है ये इस पर गारंटी से आएगा। आप ये समझ लेंगे कि लाल बटे कक्का आप पे आ गया तो एक सवाल बोर्ड में छपा मिलेगा। चलते हैं बेटा आगे। अच्छा सवाल है, कठिन सवाल नहीं है। देखते हैं क्या दे रखा। वो कह रहा है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटा एक बात बताओ, यहां गोले कितने हैं, कितने, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चाहे आयतनों का अनुपात पूछ लो, चाहे वक्र पृष्ठों का अनुपात पूछ लो, चाहे व्यासों का अनुपात पूछ लो, हमें क्या पता होने चाहिए, त्रिज्याओं से संबंधित बात पता होनी चाहिए। यदि आप हमें त्रिज्या दे देते तो हम कुछ भी कर देते, लेकिन यदि त्रिज्या ना दिए तो हम आपके अनुसार ही बढ़ जाएंगे। देखो यहां सॉल्यूशन कैसे करोगे, 2 गोले हैं, लिखेंगे माना, गोले में एक ही चीज होती है यार, माना गोलों की त्रिज्याएं R1 व R2 है। तब आपने क्या कहा है, गोलों के आयतनों का अनुपात, यानी कि पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे, अनुपात का मतलब होता है बेटा दूसरे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या दिया है बेटा, आपने दिया है हमें 27/64, हमने वैसे लगा दिया उधर 27/64 ऐसे ही इधर लगाओ। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई और R1 का क्यूब, नीचे क्या लगाओगे 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, यहां ये चीज समान है बेटा, दोनों पे घन है, आप ऐसे लिख सकते हो R1/R2 पूरे का घन बराबर क्या हो गया 27/64, 27/64। R1/R2 ऐसे ही बेटा, ये घन जो हटेगा उधर घनमूल हो जाएगा,
घनमूल 27/64। अब घनमूल का क्या मतलब होता है? घनमूल का मतलब होता है यदि अंदर घन है किसी चीज का तो वो बाहर निकल जाएगा। तो 27 किसका घन होता है? 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का घन। तो घन से घनमूल कैंसिल, ऊपर आ गया 3। इस 64 को लिख सकते हो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का घन हो जाएगा, घन से घनमूल कैंसिल। तो आपको त्रिज्याओं का अनुपात मिल गया। क्या मिल गया? त्रिज्याओं का अनुपात। तब क्या लिखोगे बेटा? हम लिखेंगे क्या? वक्र पृष्ठों का, किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। यहां लिख दो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। कैसे निकालोगे बेटा? अरे ऊपर पहले का पृष्ठ, नीचे दूसरे का। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर 4 पाई आर 1 का स्क्वायर और 4 पाई आर 2 का स्क्वायर। ठीक है ना? इससे ये कैंसिल, पूरे पे स्क्वायर है R1/R2 इसका होल स्क्वायर। कुल मिलाए के यहाँ 3/4 का वर्ग करते तो कुल मिलाए के 9/4 आ जाता, अनुपात में 9:4 आ जाता। यही क्या जाता आंसर। हालांकि यही चीज अगर ऑप्शन में होती, ये सवाल यदि ऑप्शन में होता तो आप इस तरीके से नहीं करते। देखो बेटा, यहां त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधे घन कर दो। सीधे क्या कर दो? घन। घन करने का मतलब अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2 इसकी घात 3, यानी कि 1 कितना हो गया? 2 की घात 3 का मतलब 8, 1:8। हमारी बात समझ। वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल अनुपात पूछे तो 1/2 उनका वर्ग कर दो, कुल मिला के 1/4 क्या आ गया? 1:4 आ गया। हमारी बात समझ में। और अगर आयतन दे रखा है तो हमें त्रिज्याओं का अनुपात मिल जाता है। त्रिज्याओं का अनुपात कैसे? उसका घनमूल ले लो। वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है तो उनका वर्गमूल ले लो, त्रिज्याओं का अनुपात मिल जाता है। और जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही उनके व्यासों का अनुपात होता है। समझ गए? आ रही बात तुम्हारी समझ में? तो इसलिए इन सवालों को देखेंगे, अगर ये ऑप्शन में हो, OMR के क्वेश्चन है तो आप चुटकियों में देंगे, तब इतना बड़ा ना करेंगे। कभी यार इतना बड़ा कर दो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। देखो बेटा, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक माध्य क्रमशः इतने हैं तो माध्य का ज्ञात कीजिए। देखते हैं बेटा, डायरेक्ट सूत्र हैगा आप पे और ये सूत्र याद होना चाहिए। क्या हम सूत्र जानते हैं? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये वाला सूत्र है। इसमें से 3 में से 2 चीज देगा और तीसरी चीज आपको निकालनी है। देख रहे हैं बहुलक कितना है? 45। तो यहां कितना लिख दो? 45। कितना? आपने कितना लिख दिया? 45 और 3, और यहां क्या लिखोगे? माध्य का आपको निकालनी है, ऐसे रहने दो। -2 और माध्य कितना है बेटा? माध्य है 27, तो यहां लिख दो 27। 45 प्लस के 3 माध्य का -27 दूनी हो रहा है 54। इसको इधर ले आओ, 45 प्लस के कितना हो रहा है? 54 बराबर 3 माध्य का। या ऐसा लिख सकते हो, पहले वो लिख लो 3 माध्य का बराबर, ये जोड़ के कितना हो रहा है? 99 हो रहा है। ठीक है ना? कब माध्य का बराबर कितना आ जाएगा? माध्य का बराबर आ जाएगा बेटा 99/3, यानी कि माध्य का कुल मिलाए के आपकी आ जाएगी 3 तिया 9, 3 तिया 9 कितना आ जाएगा? 33 आंसर आ जाएगा। माध्य का कितनी आ जाएगी? 33 आ जाएगी। ठीक है ना? आरे बात, ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, माध्य का वाले में बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में ये तीनों में संबंध याद होना चाहिए। एक बार तो ये संबंध ही आया है, OMR वाले क्वेश्चन में संबंध भी आ सकता है, ये हर हाल में याद रखना। अब वो कह रहा है कि यदि इतने 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 का माध्य कितना है? 18। तो ये बेटा क्या है? अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? आंकड़े। इसमें भी आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो आंकड़े लिख लो पहले। आंकड़े हैं कौन से आपके? कितने? 7, 13, 20,
कॉमा 17 और कॉमा कितना हो रहा है 3x का समांतर माध्य इतना है। तब हम सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है बेटा, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है 18, ये तो यहां लगा दो। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है, नीचे 5, ऊपर योग करोगे 7 प्लस के 13 प्लस के 20 प्लस के 17 प्लस के 3x, ठीक है। बट यहां और चलो 18 बटे में 5 ऐसे ही बेटा, ये तो किसी में ना जोड़ेगा तो 3x ऐसे ही, बाकी की जोड़ो। ये कितना हो रहा है 7 और 13 20 और 20 40, कितना हो रहा है बेटा 40, और 17 कितना हो रहा है 57 बटा 1 करके तिरछी गुणा करो, इन दोनों ही गुणा एक तरफ, यानी कि 3x प्लस के 57 इधर ही रखो, बराबर 18 पंजे कितना हो गया 90। 3x ऐसे ही बेटा, जो चीज निकालने वो एक तरफ, बाकी की सब एक, 57 को उधर भेज दो। यहां 3x ऐसे ही, यहां पर कितने बचे बेटा 33 बच गए। अरे 90 में 57 के कितने बचे 33, x बराबर 33 बटे 3 से ये 11 पर कट गया, x बराबर कितना आ गया आपका 11। ये एक बात ध्यान रखना, ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है या ना है, लेकिन ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए। अवर्गीकृत आंकड़े हो तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, समझ रहे हो ना। चलो देखते हैं आगे, ये 2 सवाल है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां कह रहे हैं मूल ज्ञात कीजिए, मूल का मतलब क्या होता है x के मान निकालो, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन देख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब हम यहां क्या करते हैं, हम इसके मूल निकालेंगे बेटा। गुणन विधि और श्रीधराचार्य 2 विधियां हैं, लेकिन पहले गुणन विधि निकालते हैं। गुणन विधि से अगर मूल निकल रहे हैं तो ऐसे निकाल लो, वरना पहले विभक्त कर निकालो तब देखेंगे। तो हम गुणन विधि लगाएं, तो गुणन विधि आप जानते हैं, यहां गुणा में बने 1 एकन 1, एक में ऐसा पहाड़ा पड़ा जोड़ के 2 आ जाए तो आ रहा 1 गुणा 1 बराबर 1, और 1 प्लस के 1 बराबर हो गया 2। सवाल से 2 हटा दो और ये लगा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या लिखूंगा 1 प्लस के 1 बाहर x प्लस के 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे बेटा, ये माइनस का चिन्ह अंदर के दोनों चिन्हों को बदल देगा, x इसकी भी गुणा में और इसकी भी, अर्थात x एकन x, तो माइनस के x और फिर माइनस के x और प्लस के 1 बराबर 0। ऐसा करने पर कितने पद आ गए 4, एक ये और एक ये। इस जोड़े से क्या कॉमन है, क्या समान है बेटा, x यहां भी है, x यहां भी है, x कॉमन ले लो। यहां से बच गया x, यहां बचा माइनस, यहां कुछ कॉमन नहीं, यहां कुछ बचाना तो गुणा में 1 बचा होगा, तो ये हो गया। तुरंत जोड़ों के बीच जो चिन्ह वो लगा दो, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख दो। तो 1 लेने से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन माइनस लेने से क्या प्रभाव पड़ा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। कुल मिलाकर ये, या x माइनस के 1 की ब्रैकेट समान ले लो, यहां से क्या बच गया x माइनस के 1 बराबर 0। तो क्या लिख दोगे, ये 0 या ये 0, तो x माइनस 1 बराबर 0 तथा x माइनस के 1 बराबर 0। x बराबर यहां से इसको उधर ले गए 1 और x बराबर यहां भी 1, तो दोनों मान कैसे हो गए समान, क्योंकि घात 2 है तो मूल कितने निकलेंगे 2, तो कुल मिलाकर दोनों मूल समान हो गए, लिख देंगे अतः मूल आपके कौन से हो गए 1,1, और यही क्या आ गया आपका आंसर 1,1 आ गए, ठीक है ना। अब आ जाओ फिर से कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। अरे हल करने का क्या मतलब है, x का मान निकालो, तो पहले शुद्ध समीकरण बनाओ, पहले शुद्ध देख लो, 3/x माइनस के 2x 2/x बटा 1 करके एलसीएम ले लो बेटा, x ऐसे ही यहां 1, ये यहां और ये यहां, तो 3 एकन 3 माइनस इसकी करो 2x स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा 2/x आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तिरछी गुणा करो, तिरछी गुणा करेंगे, इन दोनों ही गुणा एक तरफ, 2x बराबर इसकी इससे करोगे तो x और ब्रैकेट में 3 माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x ऐसे ही बेटा गुणा खोलो, उधर 3x आ गया और माइनस के कितना आया, देखो इधर थोड़ा सा, अच्छा यहां बेटा, ठीक है,
इसको बेटा एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे कर लेते, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी करे वैसे कर लो। सिंपल सी बात है, इधर देखेंगे इसकी इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां माइनस के 3 वो 2x की घात 3। ठीक, ये ऐसे कर देते, ये बटे की चीज इससे ये कैंसिल कर देते यहां, तो बड़ा बहुत सिंपल हो जाता, फिर कोई कठिन ना था। ऐसे ही कर दो बेटा, दोनों तरफ हर कैसे हैं समान, उसको कटी कर लो बेटा। तो क्या आया आप पे, हम पे आया बेटा क्या, 3 माइनस के 2x² बराबर हो गया 2। अब अकेला पद है तो ये एक तरफ -2x² बराबर हो गया 2, इसको उधर ले गए माइनस के 3, कुल मिलाए के क्या आया -2x², उधर इसमें से ये गया माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x² बराबर 1/2, यह x बराबर वर्गमूल 1/2, यह x बराबर प्लस माइनस के 1/वर्गमूल 2 लिख देंगे। अतः जो हल आया 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, वो भी माइनस का 1। इस तरीके से आपको देखो बेटा, जो समीकरण बन रही है वो आपकी द्विघात समीकरण बन रही है। कैसी मिल रही है, द्विघात। जब द्विघात समीकरण बन रही है तो मूल भी कितने बन रहे हैं, 2। आ रही बात तुम्हारी समझ में, मूल भी कितने हो जाएंगे, 2। तो इस तरीके से जो कुछ ये छपा हुआ है, इनसे कोई अलग सवाल थोड़ा ही ना आ रहे हैं, सवाल ऐसे ही आएंगे, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तरीका याद रखेंगे किस तरीके से कौन से सवाल करते हो, गारंटी दे रहा हूं। अब आप तरीके भी रख लो तो भी पास हो जाओगे। सही है, क्या पढ़ा भूल जाओ, कुछ ही तरीके आप अगर याद रख लोगे, कुछ तरीकों की ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या है, आपका भला हो जाएगा निश्चित। देखते हैं बेटा आगे, देखेंगे बेटा कभी कभी सवाल बहुत छोटा हो जाता है, जैसे ये वाला क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और क्षेत्र परिमाप होता है 2πr। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये वाला आर कैंसिल, आर बराबर 2 और ये क्या हो जाएगा मात्रक, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। बेटा एक सवाल ऐसा भी आया हुआ है, ठीक, देखो ये वाला सवाल निश्चित छपेगा। कितने सवाल हैं, ये वाला वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5, इनमें से एक सवाल हर बार आ रहा है, या इतना जानते हो तो एक थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे हैं सवाल, वो भी इसी पर आधारित है। खैर फिलहाल इसी के देखेंगे सॉल्यूशन। क्या करते हैं बेटा, जैसे वो कह रहे हैं पर में संख्या है तो हम इसको उल्टा मान के चलते हैं, सबका सॉल्यूशन एक सा ही है, यही लफ्ज लिखोगे। माना वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, हमने परमेय संख्या मान ली, आ रही बात समझ। तब हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 5 बराबर a/v, जहां b बराबर नहीं है 0 के, कॉमा a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इतना मान के चले हैं। ठीक है, बटा 1 करो, तिरछे गुणा करो, a बराबर कितना हो गया वर्गमूल 5 और ये हो गया b। सही है, यहां लिख देते हैं दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो a का वर्ग और इधर हो जाएगा वर्गमूल 5 और b इसका वर्ग। क्या हो जाएगा, a² बराबर कितना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 5 और b²। लिखेंगे यहां क्या है, a² संख्या 5 से विभाज्य है। अरे इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि इसका गुणनखंड 5 है ना a² का, तो a² संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 संख्या यह संख्या 5 a भी
ए भी संख्या 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये समीकरण फर्स्ट मान लो। तब ए बराबर आप क्या मान सकते हो 5m। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। ए की जगह क्या लिख लो 5m इसका स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो आप 5b का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कराओगे तो कितना आ गया 25, कितना आया 25 और m का स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर 25 m का स्क्वायर बटे 5, 5 से ये कटा 5 बार, तो b स्क्वायर बराबर हो गया 5 m का स्क्वायर। इससे प्रदर्शित होता है कि b स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, से कैसा है विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अर्थात a और b का सहभाज्य गुणनखंड 5 है, जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, कैसा होता है भास होता है। भाई हमारी कल्पना क्या थी कि इनका कोई सहभाज्य गुणनखंड, क्यों सहभाज्य है, ए और बी कैसे हैं सहभाज्य, इनका कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, जबकि अभी अभी सिद्ध करा है कि इनका सहभाज्य गुणनखंड कितना है 5 है। तो इससे तो हमारी कल्पना का क्या हो गया विरोधाभास हो गया, लिख देंगे अतः इसका मतलब है ऐसा परिणाम हमारी त्रुटिपूर्ण, किसकी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए फाइनल में लिख देंगे, इसलिए यह अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम आंसर देंगे। नारीवाद समझ में देखो, चाहे वर्गमूल 3 हो, वर्गमूल 2 हो, वर्गमूल कितना ही हो, सबके लिए एक ही मैटर लिखेंगे, यही तरीका अपनाएंगे। इतने लफ्ज आपको लिखने होंगे, हमेशा क्या करोगे आप इस तरीके से ही करोगे और किसी भी सवाल को आप कर सकते हो वर्गमूल के। एक बात ध्यान रखना, ये आपको हर हाल में सवाल आना चाहिए, गारंटी है इस सवाल की, ये अपरिमेय से संबंधित आएगा जरूर। चलो देखते हैं बेटा आगे, देखेंगे बेटा बहुत अच्छे सवाल है और मैं बड़े सिंपल वे में बताऊंगा। त्रिभुज पी क्यू आर है, ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। क्या कह रहे हैं क्यू पे 90 है, ये क्यू है और इधर पी कह दो और ये कह दो आर, यहां पे कितना है 90 अंश, ठीक है ना। और कह रहे हैं यदि tan p बराबर इतना, तो दिया है यदि tan p बराबर 1/√3, इससे बेटा p मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगा, tan ऐसे p ऐसे ही, ये tan में कितने का मान होता है, ये tan में 30 का होता है, tan से tan कैंसिल, p बराबर कितना आ गया 30 अंश, यानी कि कोण p बराबर कितना हो गया 30, ये कितना मिला 30 अंश। लिखेंगे तथा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कोण p प्लस कोण q प्लस कोण r बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। p का मान अभी अभी पता पड़ा 30 अंश, q का मान खुद बताया उन्होंने 90 अंश, प्लस कोण r ऐसे ही बराबर 180 अंश, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 120 अंश, प्लस के कोण r बराबर 180, यानी कि कोण r बराबर हो गया 180 अंश माइनस के 120 अंश, यानी कि कोण r बराबर आ गया 60 अंश।
बेटा हमें सब कोण मिल चुके हैं और ऐसे मिले हैं जिनकी वैल्यू हम जानते हैं। बस तब क्या कह रहा है बेटा, तब वो ये कह रहे हैं इसका मान ज्ञात करो, किसका, साइन पी का इंटू कॉस आर का प्लस कॉस पी का इंटू साइन आर का। ऐसे ही तो कह रहे हैं बेटा, वैल्यू लिख दो, यहां इंप्लाइड कर लो। साइन पी का मतलब कितना निकला बेटा, 30 अंश, इंटू कॉस आर कितना निकला, 60 अंश, कितना निकला 60 आर, प्लस कॉस पी कितना, कॉस 30 अंश, इंटू साइन कितना हो गया, आर कितना निकला बेटा, 60 अंश, 60 अंश। बस यहां इंप्लाइड कर लेता हूं, इसका मान कितना हो गया, 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2, प्लस इसका मान वर्गमूल 3/2, इसका साइन 60 का मान भी वर्गमूल 3/2। इंप्लाइड करो, गुणा करो, 1 एकन 1/2 दूनी 4, प्लस वर्गमूल वर्गमूल यहां हो गया 3/2 दूनी 4, यहां 4 क्या है बेटा, एलसीएम समान है, यहां 1 प्लस के 3, कुल मिलाकर 4/4 आया, 4 से 4 कैंसिल आया, आंसर कितना आया, 1। इस तरीके से इसका मान 1 निकला। हालांकि आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इससे त्रिभुज बना लेते, और त्रिभुज जब बना लेते तो आप क्या लगा लेते, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज कंप्लीट कर लेते, फिर आप कर सकते थे। लेकिन ये बहुत बेहतर तरीका है, आपको यदि मान याद है, और त्रिकोणमिति के मान आपको याद होने ही चाहिए। सही है बेटा, कुछ चीज ऐसी है जो बिल्कुल क्या है बेटा, कंपलसरी है, उसमें ये है। चलो देखते हैं, अच्छा सवाल ये देखो, सॉल्यूशन। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहले द्विघात समीकरण लिख लो, पहले द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, 4x² प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले द्विघात समीकरण के जब भी मूल पूछे आपसे, आप क्या करो, गुणन विधि लगाओ। गुणन विधि का मतलब है यहां 5 है, यहां 4 है, 5 चौक 20, 20 में ऐसा पहाड़ा पड़ो कि जोड़ के कितने आ जाए, 3, संभव नहीं है जोड़ के, क्योंकि 20 में कोई भी पहाड़ा पड़ोगे जोड़ के 3 आएंगे ही ना। सही, इसका मतलब है यहां पे हमारी गुणन विधि विफल रही। फिर क्या करेंगे, अभी फिर सीढ़ीधराचार्य मत लगाओ, क्या छांट लो बेटा, ए छांटो। ए का मान कितना आया बेटा, 4, बी का मान कितना आया, 3, सी का मान कितना आया, 5, तब डी निकाल लो। डी का मतलब है विविक्त कर, b² माइनस के 4ac, वैल्यू लगाओगे डी ऐसे ही। बी का मतलब है यहां 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब है 4 और सी का मतलब है 5, कुल मिलाकर डी 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये कितना हो गया, 4 चौक 16 पंजे 80, कुल मिलाकर डी का मान कितना आया, माइनस का 71 आया। बेटा लिख देंगे यहां, चूंकि डी का मान छोटा है 0 से, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है। और जब वास्तविक नहीं है तो आप ज्ञात करने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इसलिए ध्यान देना, ऐसा ना है कि वो सवाल में ये कह दे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो आप कौन सी विधि लगा डालो, श्रीधराचार्य विधि से क्या है, वैल्यू निकाल दो। नहीं बेटा, पहले हम देख लेंगे क्या इसके मूल वास्तव में निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो हम कैसे निकालते हैं, हम अगर ये 0 भी आता तो भी श्रीधराचार्य से निकाल देते, प्लस का आता तो भी, लेकिन किसका आया, विविक्त कर माइनस आ गया, ऋणात्मक वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते। सही समझ में आया बेटा, देखते हैं आगे। तो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे जल्दी से। क्या है सवाल, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। सीधा है, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। देखो ये ए है और ये है तुम्हारा बी। ए के निर्देशांक है 2, माइनस के 2 और बी के कितने हैं 3, 7 है ना। तब लिखेंगे ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 का मान और ये हो गया y2। तब लिखेंगे रेखाखंड ए बी की लंबाई सूत्र क्या होगा आप जानते हो, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर।
कुछ भी ना करना है बेटा, वैल्यू रखनी है। यहाँ x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है माइनस के 3 सॉरी माइनस के 2, जब यहां लगाओगे तो प्लस के 2 इसका होल, यहां 3 में से 2 गया 1 इसका होल स्क्वायर, और 7 और 2 कितने हो रहे हैं 9 इसका होल स्क्वायर, कुल मिला के यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 81, वर्गमूल कितना हो गया 81 और 1 82, 82 और यहां लिख दो मात्रक, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। नारीवन, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद होना चाहिए, निश्चित है एक सवाल आएगा। अब देखो इधर देखेंगे, ये वाला सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसा है, क्या कह रहा है, यदि व्यास 1 सेमी वाली 8 सेमी लंबी छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेमी लंबी एक छड़ के रूप में ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये पिघलाने वाला सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल है, कठिन सवाल ना होते हैं ये। इसमें क्या होता है कि आप हमें क्या है, जिस चीज को पिघला रहे हो और पिघलाने के बाद जो बना रहे हो उनके आयतन समान होते हैं। क्या है, आयतन कैसे रहते हैं समान, तो लिखेंगे माना दी गई छड़ की त्रिज्या r है, ऊंचाई या लंबाई बात एक ही है h है, और बनी छड़ की त्रिज्या कैपिटल R है और लंबाई या ऊंचाई क्या है कैपिटल H मान लो, क्या मान लो कैपिटल H है। तब लिखेंगे, तब जो जो दे रखा है वो, ये व्यास दे रखा है तो व्यास होता है 2r बराबर 1, r बराबर क्या हो गया 1/2 सेमी, कॉमा h कितनी है ऊंचाई, ऊंचाई है बेटा 8 सेमी, 8 सेमी, और क्या दे रखा बनी वाली, जो बनी छड़ है उसकी ऊंचाई h बराबर कितने दे रखी है, लंबाई या ऊंचाई बात एक ही है 8 सेमी। तब लिखेंगे, तब बनी छड़ का आयतन, बनी छड़ का आयतन बराबर पिघलाई गई छड़ का आयतन, छड़ का आयतन। इस तरीके से हम लिख देंगे छड़। अब छड़ के लिए कौन से सूत्र लगाओगे, बेलन वाला, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर और H बराबर पाई स्मॉल r स्क्वायर और H, पाई से पाई कैंसिल, ये R हमें क्या है ये तो निकालनी है, गुणा H का मान कितना है हम पे 18, उधर R की जगह कितना लिखोगे 1/2 इसका होल स्क्वायर, गुणा H की जगह कितना है बेटा 8। चलो मैं ये वाली चीज इधर कर दे रहा हूं बेटा, यहां कितना R स्क्वायर गुणा 18 ऐसे ही बराबर 1/4 गुणा कितना हो गया 8, इससे ये कटा 2 बार तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा उधर 2/18, 2 एकम 2, 2 9 18, R स्क्वायर बराबर हो गया 1/9, वर्ग हटाओ और वर्गमूल पहुंचा दो इधर 1/9, इंप्लाइड कर लो इधर R बराबर हो गया 1/3। ये जो है आपकी जो बनी हुई छड़ है, पिघलाने के बाद जो बनी छड़ है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 1/3 सेमी। तब लिखेंगे, तब बनी छड़ की मोटाई, मोटाई का मतलब है व्यास, क्या है व्यास, यानी कि 2 कैपिटल R, 2 ऐसे 1/3, कुल मिलाकर 2/3 और आ गई बेटा सेमी। इस तरीके से ये आंसर आ गया। पिघलाने वाले सवाल में ध्यान देना, दोनों तरफ के आयतन कैसे होते हैं समान, जिसको पिघला रहे हो उसका आयतन और पिघलाने के बाद जिसे बना रहे हो उसका आयतन कैसा रहता है समान, ठीक है ना। बस फिर क्या है दोनों तरफ रख दो और आंसर आ जाएगा। देखते हैं बेटा आ गए। देखो बेटा, ये सवाल आप पे हर हाल में आना चाहिए और बिल्कुल सरल सवाल होता है।
क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य ज्ञात करना आना चाहिए। माध्य 3 विधियों से ज्ञात किया जाता है, लेकिन थोड़ा यहां पर देख लेते हैं। हम यहां पर किसी भी विधि का नाम ना ले रखा, आप किस विधि से करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं इन दोनों पदों का योग का आधा करो। तो हम देख रहे हैं यहां पे 25 और 10 हो रहा है 35। कितना हो रहा है 35। उसका आधा आ जाएगा 17.5। आएगा ना आएगा। जब भी पॉइंटों में माध्य बने तो ध्यान देना लघु विधि से करना है। किससे करना है, लघु विधि से। अब लघु विधि कौन, क्या लघु विधि का क्या तरीका है करने का, तो लघु विधि में बेटा हम 6 कॉलम खींचते हैं। कितने खींचेंगे, 6। ये याद रखना है आपको। कितने कॉलम खींचोगे बेटा, 6। इतना ध्यान रखना। कौन सा, पहला तो वर्ग अंतराल, वर्ग और अंतराल, अंतराल। दूसरा कौन सा, बारंबारता का, बारंबारता। तीसरा कौन सा, मध्यमान, मध्यमान। चौथा विचलन, क्या है, विचलन। इधर देखो बेटा, अगला कौन सा, यूआई का। किसका, यूआई। ये 4 खींच दिए। ये यूआई का बराबर होता है D/H। ये विचलन होता है D। ये क्या होता है, X। इसको XI कह दो, XI माइनस का A। और फिर क्या हो जाएगा, F गुणा UI। इतने कॉलम आपके निगाह में होने चाहिए, इतनी चीज आपको आनी चाहिए। यदि किसी भी सवाल में आप माध्य जो है विचलन विधि या पग विचलन विधि या लघु विधि से कर रहे हो तो 6 कॉलम आपको पता होना चाहिए। बस अब कुछ ना, इतना अगर आप जानते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखो वर्ग अंतराल उतारो यहां पर, 10 से 25। फिर कितना है बेटा, 25 से 40। फिर 40 से 55। फिर कितना है, 55 से 70। फिर कितना, 70 से 85। फिर है बेटा 85 से 100। आ रही बात समझ में। यहां 15 बढ़ रहा है इधर और 15 ही बढ़ रहा है इधर। ठीक है, ये सतत अनुपात है। यहां उतारो बारंबारता, 2 3 7 6 6 और यहां 6। और सिग्मा एफ कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। यूआई यानी कि मध्यमान कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ो और आधा करो। 25 और 10 होते हैं 35। जब बटा 2 करोगे तो यहां हो जाएगा 17.5। अब बेटा यहां आंकड़ा सतत है, यानी कि 15 का 15 जुड़ रहा है। चाहो तो आप सीधे दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, सीधे दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, वरना इसमें ही 15 15 जोड़ते जाओ। तो जब 15 जोड़ोगे इसमें कितना हो जाएगा, 32.5। फिर 15 जोड़ोगे तो 47.5। फिर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 62.5। फिर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 77.5। फिर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 जोड़ो बेटा। तो जब 15 जोड़ोगे तो कुल मिला के हो जाएगा 92.5। 92.5। मैंने 15 जोड़ते रहे, सही है। ये हमने क्या बना लिया, मध्यमान। मध्यमान में लगभग बीच का तुम ए मान लो, ये हमारा कल्पित माध्य हो गया, जैसे कल्पित माध्य बोलते हैं। ए क्या है, कल्पित माध्य। ए कर लिया। अब इसको सभी में से घटाओगे, तो जब इसमें से ये घटाओगे तो बेटा ये कम है और घटाने वाली चीज ज्यादा है। तो कैसे करते हैं, बचेंगे माइनस के। अब घटाओ उल्टा, इसमें से ये गए, तो जब इसमें से ये गए तो बचे कितने, 30। फिर क्या है, इसमें से ये घटाओगे फिर से माइनस के, कितने, 15। इसमें से यही घटाओगे तो हो जाएगा 0। इसमें से बेटा कितना घटाया आपने, कितने, 47.5। तो कितना आ जाएगा, 15। इसमें से ये घटाए तो आप प्लस के बचेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, तो बचेंगे 30। यहां से ये घटाओगे तो बचेंगे 45। कितने बचेंगे, 45। ये विचलन आ गया।
क्या आ गया? विचलन। अब विचलन से हम क्या है? ui बना लेते हैं। कैसे? इस वाले कॉलम को h से भाग देके। h कहां है? h इनका अंतर ही h होता है। इस बार जैसे मान लो आपने कल्पित माध्य इसको माना है, तो इसके सामने इसका अंतर देख लो, यहां 15 आया, तो इसका मतलब 15 से भाग दो। 15 से भाग दोगे तो माइनस के 2, माइनस का 1, यहां 0, यहां 1, यहां 2 और यहां 3। ui आ गई। गुणा कर लो बेटा इसकी और इसकी, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4, इससे करोगे माइनस के 3, इसकी इससे करोगे क्या आ जाएगा? 0, 6 की 1 से करोगे 6, 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया? 6 3 18। कुल मिलाकर दो जगह जोड़ लो, ऊपर और नीचे। यहां होगा बेटा माइनस के 9, यहां माइनस के कितना हो गया? 7। इनको जोड़ो, ये भी 6 और 12 18, 18 18 कितने होते हैं? 36। कुल मिलाकर सिग्मा एफ गुणा ui बराबर 36 माइनस के 7, कुल मिलाकर कितने बचे? 29। ये चीज क्रिया कर ली। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या? माध्य बराबर जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस के h सिग्मा f गुणा ui अपॉन सिग्मा f। ये तो करोगे। माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करें, x बार ऐसे ही, ये मान रखो कितना हो गया? 47.5 प्लस h कितना है आपका? 15। पदों का योग ये देख लो, 2 और 3 5 और 7 12 और 6 18, 18 और ये कितना हो गया? 6 24 और 6 30। कुल मिला के ये आया आपका 30। तो यहां पर क्या करोगे? ऊपर कितना हो गया? 29 और बटे कितना हो गया आपका? 30। यही तो लिखना, कुछ ना वैल्यू लिख देनी है। सिंप्लाइड कर लो इधर, x बार बराबर 47.5 ऐसे ही प्लस, इससे ये कटा 2 बार और 2 से जब भाग दोगे तो यहां 14.5 आ जाएगा। जोड़ोगे बेटा तो 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 8 और 4 12, क्योंकि 8 हो गया, हासिल का यहां डालो के 2, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का कितना हो गया? 6.1 के बाद, तो कुल मिलाकर समांतर माध्य कितना आ गया? 62। ये आपको माध्य आना चाहिए बेटा। 6 कॉलमों का सवाल है, ये निश्चित आप पे आना चाहिए। ठीक, अब आ जाओ, देखो बहुत बेहतरीन सवाल ये लिख रहे यार। क्या है सवाल? सवाल देख लो पहले। क्या समीकरण इतने और इतने दो रेल पटरियों को निरूपित करती हैं? रेल पटरी कैसी होती हैं? देखी तो होंगी। रेल पटरियां का मतलब है उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। यानी कि वो रेखाएं कैसी होती हैं? अगर उन पटरियों को रेखाएं मान लो तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। कभी भी अंतर में उनके बीच की दूरियों में कोई अंतर ना आता। इसका मतलब ये पूछ रहा क्या ये रेखाएं समांतर हैं या ना है? तो अब आपको नियम आना चाहिए, इनकी तुलना करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहां पे सॉल्यूशन कैसे करोगे? सरल रेखाओं के समीकरण, सरल रेखाओं के समीकरण कैसे लिखोगे बेटा? x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, इसको समीकरण मान लिया मैंने फर्स्ट। तथा दूसरा क्या है? 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0, इसको मान ली। तो यहां तुलना करो तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना किससे? a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर आपको मान प्राप्त हो जाएंगे, a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, तथा किसका? a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। बराबर बराबर, यहां भी बराबर लगा लो, इनके बीच कॉमा लगा दो। क्या लगा दो? कॉमा। अब a1 का मान कहां है? यहां होगा ना,
अरे इससे A1 किसके गुणा में है, x की, तो यहां तो कुछ ना दिखाई दे रही है, तो गुणा में 1 होता है, तो A1 का मान 1, ये B1 मिल गया 2, ये मिल गया C1 यानी कि -4। A2 कौन से मिलेगा, दूसरे वाले से, ये हो गया A2, ये हो गया B2 यानी कि 4, और ये होगा C2 -12। तब अब अनुपात निकालो, तब हम निकालेंगे A1 बटे A2 बराबर, A1 बटे A2 का मतलब है 1/2, कॉमा B1 बटे B2 निकालो, B1 कितना है 2, नीचे 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, कुल मिला के 1/2, कॉमा C1 बटे C2, -4 -12, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 एकम 4, 4 3 12, कुल मिला के 1/3 लिख देंगे। अब ये वैल्यू, ये वाली, ये और ये तीनों वैल्यू देख रहे हैं, लिख देंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2, ये चीज बराबर नहीं है, इसलिए दी गई समीकरण समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती है, समांतर रेखाओं को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। इसलिए चूंकि रेल की पटरियां कैसी होती हैं बेटा, समांतर होती हैं, समांतर होती है, इसलिए ये समीकरण रेल की पटरियों को प्रदर्शित करती हैं, ऐसे लिख देंगे। इसका आंसर ये था, हमसे पूछ रहा था कि क्या ये रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं, तो हमें पता है, अभी हमने रेखाओं के बारे में देखा, रेखाओं का इसका हमने निरूपण करा, तो इसका जब निरूपण करने से पाया कि ये रेखा, ये प्रतिबंध किसका बेटा, समांतर का है। देखो बेटा संबंध आपको पता होंगे, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इसका मतलब है रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 बराबर हो C1 बटे C2, इसका मतलब है रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। और यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं हो C1 बटे C2, तो ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, यही तो नियम है। तो इनसे हमने बना के देखा प्रतिबंध, यानी कि नियम, तो ये वाला नियम आया, तो ये नियम तो क्या है, दो रेखाओं को समांतर प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है जो समीकरण है समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती है, और रेल की पटरियां भी कैसी होती हैं, समांतर। तो ये जो रेखाएं हैं दो, क्या है, रेल की पटरियों को निरूपित करती हैं। देखते हैं बेटा आगे, बहुत अच्छा सवाल। देखो बेटा सवाल देखेंगे, कोई जरूरी ना है कि सवाल आपने कोई पढ़ा हो तभी आप कर सकते हो, आप सवाल को सेंस लगा के भी कर सकते हो। देखते हैं, टॉपिक के बगैर सवाल नहीं होगा नारियल, कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से ही सवाल होगा, ये ध्यान देंगे कि जरूरी ना है कि वो आपका करा हुआ हो। जैसे ये वाला सवाल पिछले साल आया था, और कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि सर ये तो हम लोगों ने कराना, ना भी करा तो कोई दिक्कत ना है। क्या कह रहे हैं, देखो दो व्यक्ति की आय का अनुपात इतना है, अनुपात अगर हो तो इनके साथ कोई चर मानकर आप इनको अलग अलग कर सकते हो, तथा उनके खर्चों का अनुपात इतना है। भाई एक होती है आय, आय का मतलब कितना कमाते हैं, खर्च का मतलब कितना खर्च करते हैं। आय में से खर्च घटा दोगे तो आपकी बचत आ जाएगी, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपए बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो अब देखो यहां पर कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते दिया है मासिक आय का अनुपात, मासिक आय का अनुपात कितना, 9:7। तब लिखेंगे, तब पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय बराबर x में मान ले रहा इनके साथ,
क्योंकि मुझे अनुपात से अलग हटाना है तो कोई ना कोई चर लगाना पड़ेगा। तो 9x कर लो, कॉमा दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय, x लगा रखा है ना तो 7x, और खर्चों का अनुपात अनुपात कितना दे रखा है बेटा? 4:3। तब लिखेंगे, तब पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च हो जाएगा 4/, कॉमा दूसरे व्यक्ति का खर्च, व्यक्ति का खर्च हो जाएगा 3/। कितना हो गया? 3/। ये मैंने यहां पे चर क्या मान लिया? बाई। तब लिखेंगे चूंकि यहां लिखोगे प्रत्येक व्यक्ति रुपया 2000 क्या करता है? बचा लेता है। इसलिए हम लिखेंगे भाई इतने माइनस इतने। अरे ये इसकी आय है, ये इसका खर्च है, तो 9x माइनस के 4/, बराबर आ गया 2000। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। तथा दूसरे का भी करो ऐसे ही, 7x और इसका खर्च कितना है? 3/। तो यहां लिखेंगे 7x माइनस के 3/, बराबर कितना आ गया? 2000। ये समीकरण आ गई 2। कैसी समीकरण बन गई है? दो चर रैखिक समीकरण बन गए। अब जब दो चर रैखिक समीकरण बन गए तो आप सब जानते हो क्या करेंगे, इनको हल करके हमें तो क्या चाहिए? मासिक आय चाहिए। तो मासिक आय का मतलब है x का मान चाहिए, तो y का मान कट कर लो। अब हमें पता है हम विलोपन विधि से करेंगे। किससे करेंगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कैसे? y कट करोगे, यहां 4 है, यहां पे है 3, तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या करते हो? इसको तो 3 की कर दो और इसको 4 की। तो हम लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके लिखने पर लिखो बेटा। कितने से कर रहे हैं? पहले वाले को 3 से, तो 3 नम 27x, 3 चौक 12/, 3 दूनी 6। यहां यही तो हो गया। इसको कितने से कर रहे हैं? 4 से, तो 4 सत्ते 28 x, 4 तिया 12/, और 4 दूनी 8। यहां ये आ गया बेटा। अब हम देख रहे हैं पद तो समान है पर कट नहीं रहा, तो यहां लिख दो घटाने पर, क्योंकि हमें नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलने हैं। ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गए। 27x में से 28x में 27 गए तो माइनस का x। यहां 8000 में से 6000 घटाओ, माइनस के 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 2000 आ गया। यानी कि जो हमने चर माना था उसको क्या है? उसका मान आ गया 2000। तो बस यहां कितने से कर दो? 2000 से गुणा, लिख देंगे अतः लिखेंगे पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय बराबर कितनी आ जाएगी बेटा? यहां 9 गुणा 2000, तो कितने हो गए? 9 दूनी 18,000। कितनी होगी? 18,000 रुपया। लिखेंगे तथा दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय यहां कितना आ जाएगी आपकी? कौन सी थी? 7 गुणा 2000, 7 गुणा 2000, यानी कि x का मान तो पता, 7 दूनी 14x, 14,000 रुपए। और यही क्या आ गया? आंसर। इस तरीके से करते थे बेटा। ये किसका था? दो चर रैखिक समीकरण का सवाल था, बहुत कठिन सवाल नहीं था। आ रही बात सही में? तो आपने सोचा भाई आप जानते हो बचत कैसे होती है? आय माइनस खर्च बराबर बचत।
तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत ना थी, ये द्विचर रैखिक समीकरण का सवाल था। खैर देखेंगे उधर वाला सवाल बेटा, एक मिनट देखो सवाल पढ़ो जब तक, क्या कह रहा है सवाल, फिर देखते हैं आपको उधर सवाल क्या कह रहा है। ये भी सवाल बहुत बेहतरीन था, आप लोग पुश करके इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देख लो, हालांकि ऐसा कठिन सवाल ना है। उधर देखो क्या कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने, तीन बिंदु दे रखे हैं, एक समकोण त्रिभुज को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज वाला है, अब इसमें से ही कोई जरूरी ना है, सवाल दूसरा कह देता, क्या कह देता, सिद्ध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज को निरूपित करता है। तो हमें पता है भाई, हम क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हो, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिससे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाए। तो हम देख रहे हैं हमें बिंदु थे, तो अब लिखेंगे यहां सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। माना दिए गए बिंदु एक को मान लो ए, कितना 3,2 बी -2,-3 तथा सी 2,3 है। ठीक है, तब लिखेंगे, तब दो बिंदुओं कौन सा, x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी आप सब जानते हो सूत्र, कौन सी, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। के प्रयोग से हम पहले क्या निकालना है बेटा, ए भी निकालो, क्या निकालो, ए भी। अब ए भी निकालोगे ऐसे, कैसे, इतने माइनस इतने -2 -3 इसका होल स्क्वायर, फिर इतने माइनस इतने, तो -3 -2 इसका होल स्क्वायर। ए भी ऐसे बेटा, अंदर देखो -5 का स्क्वायर और यहां भी -5 का स्क्वायर, कुल मिलाए के ए भी बराबर आया, माइनस का स्क्वायर होता है +5 का हो गया 25, वो भी 25 हो गया, कुल मिलाए के ए भी बराबर वर्गमूल कितना हो गया 50। दोनों ओर का वर्ग करो, क्योंकि समकोण त्रिभुज मांग रहा था, भुजाएं बराबर ना आएंगी, तो दोनों ओर का वर्ग करोगे तो ए भी इसका स्क्वायर और इधर हो जाएगा √50 इसका स्क्वायर, यही तो करोगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ए भी इसका स्क्वायर बराबर आया 50। ये समीकरण कह दो फर्स्ट। तथा इसी प्रकार क्या निकालोगे, बीसी, क्या निकालोगे, बीसी। अब बीसी ये वाली है, इसमें से ये घटाओ, अंडररूट क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस, जब इसको यहां लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार 3 में से ये कटोगे तो 3 माइनस, फिर ये लिखाओगे तो यहां पर माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। तो बीसी बराबर अंडररूट, ये कितना हो गया 4 इसका स्क्वायर, ये कितना हो गया 9, सॉरी ये कितना हो गया 3 6 इसका स्क्वायर। बीसी ऐसे ही अंडररूट 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 6 का हो गया 36, कितना हो गया 36, कुल मिला के बीसी बराबर अंडररूट कितने हो रहा है, ये 52 हो रहा है, कितने हो रहा है 52। ये आगे बढ़ा, दोनों ओर का वर्ग करो तो बीसी का स्क्वायर और अंडररूट 52 इसका स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बीसी इसका स्क्वायर और बराबर आ रही है 52। ये समीकरण के आगे दो। अब क्या और निकाल लो, एसी और निकाल लो, तथा और क्या निकालना है, एसी, एसी भी निकालेंगे तो इतने माइनस इतने, तो यहां लिखोगे 2 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस इतने माइनस इतने, यानी कि 3 - 2 इसका होल स्क्वायर। एसी ऐसे ही अंडररूट, यहां कितना बचा -1 का स्क्वायर, यहां पे प्लस का 1 का स्क्वायर, कुल मिलाकर के एसी बराबर अंडररूट कितना आ गया, माइनस का वर्ग हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहां भी क्या हो गया, ये बेटा क्या आया 1 का स्क्वायर 1,
तो AC बराबर आ गया वर्गमूल 2, दोनों ओर का वर्ग करोगे तो AC का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, AC का स्क्वायर बराबर आ गया 2। ये समीकरण आ गए 3। अब तुम देखो क्या किन्हीं दो वर्गों का योग 1 के बराबर आ रहा है? तो हाँ देख रहे हैं, ये 50 है और ये 2 है, 52 बैठ रहे हैं, वो अकेला 52 है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 जोड़ने पर, जोड़ो, एक कितना है AB का स्क्वायर इधर, प्लस यहां क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर वहां कितने थे 50 और ये कितने हैं 2, कुल मिलाए के AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और यहां हो रहे हैं 52। ये ऐसे लिख लो AB का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर, और ये 52 की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहां लिख दो समीकरण 2 से हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, इसलिए सिद्ध होता है कि दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और यही क्या आ गया आंसर। नारी बात देखो बेटा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका कारण है, यहां दो बिंदुओं के बीच की दूरी के 2 सवाल आ गए, आपने देख लिए। यहां क्या कहता है, इसमें से 2 सवाल आते हैं, हालांकि इसके 3 सवाल बन जाते हैं। क्या सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो 3 बार दूरियों के सूत्र लगाओगे, तीनों बार दूरियां समान आ जाएंगी, तो कह देंगे अतः सिद्ध होता है दिए गए बिंदु क्या है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर 2 भुजाएं बराबर आए तो कह देंगे दिए गए शीर्ष कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और यदि उनसे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दो तो ये सिद्ध हो जाता है कि दिए गए शीर्ष क्या है, एक किसके शीर्ष है बेटा, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आ रही बात, सवाल आपको आना चाहिए, 2 बिंदुओं की दूरी का प्रयोग है, बहुत कठिन सवाल नहीं है। देखते हैं अगला सवाल। देखो बेटा इस सवाल देखेंगे सॉल्यूशन, बिल्कुल सवाल ऐसा आएगा, जरूर ध्यान देंगे। देखो क्या करेंगे, यहां जब भी ऐसा सिद्ध करने वाला सवाल हो तो यहां ऐसा लिख देते हैं, क्या दिया है, इस तरीके से आप जो है हेडिंग के रूप में लिखेंगे, दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ठीक है। यहां लिखेंगे फिर दूसरा हेडिंग, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा, यहां लिख दोगे हेडिंग टाइप, कोण A बराबर है कोण C तथा कोण B बराबर है कोण D के, ऐसे सिद्ध करेंगे। आ रही बात तुम्हारे समझ में। अब देखो उत्पत्ति कैसे करेंगे, यानी कि आप सिद्ध कैसे करेंगे। भाई यहां लिखेंगे, चूंकि क्या दे रखा है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, बेटा ऐसे करोगे, यहां OA ऐसे ही रहने दो और उधर से इसी की भुजा लाओ, तो इसकी भुजा कौन सी है बेटा, भुजाओं का अनुपात कैसे करना है, समान, भुजाओं का अनुपात। देखो बेटा ए, अब हमने ये भुजा इसकी कौन सी है OA, ये, अब उधर से कौन सी लाएं, दूसरे वाले त्रिभुज की, क्योंकि हमें इसमें और इसमें संबंध दिखाना है, तो इसकी OC इधर ले आओ, ये बटे में ले आओ, यहां क्या हो जाएगा OC, उधर क्या रह गई बेटा OA, इधर उधर क्या रह गया बेटा ये OD, इधर से कौन सी ले जाए OB, तो ये क्या हो गई, ये 2 त्रिभुजों की हो गई, इस वाले और इस वाले की संगत भुजा हो गई, इतने बटे इतना और इतने बटे इतना, हमने सिद्ध कर दिया। लिखेंगे तथा एक चीज पता और पड़ रही है, क्या, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये आपस में बराबर है,
ए ओ डी बराबर है कौन सा, सी ओ बी। क्यों बराबर है, उसका कारण है शीर्ष सम्मुख कोण है, शीर्ष सम्मुख कोण। इसलिए अब पता है क्या हो गई, हमने इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें हमने क्या कर दी, दो भुजाओं का संगत अनुपात दिखा दिया और एक कोण दिखा दिया। इसलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज कौन से के बेटा, सी ओ बी। और किससे, समरूपता की कसौटी कौन सी वाली से, एस ए एस से, ये समरूप हो गए। तब लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो अतः लिखेंगे, अतः ये इसलिए कोण ये बराबर होगा इसके, कोण ए बराबर है कोण सी के, तथा कोण ये वाला कौन सा, कोण ये बराबर है इसके, यानी कि बी बराबर है डी के। और यही सिद्ध करना था बेटा। बहुत छोटा सिंपल सवाल है, समरूप का अब के भी निश्चित सवाल आएगा कोई सा, ठीक है। करना कुछ ना होता है, आप सब जानते हो, तीन चीजें बराबर दिखा दो और तो उनको आप त्रिभुज को कैसे लिख सकते हो, समरूप लिख सकते हो। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहता है, समान रहता है, ठीक है ना, ये निश्चित है। अब देखते हैं, ये सवाल आपने कर दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल लिखा हुआ है उधर, देखेंगे और फिर इसी के साथ फिर इसको वीडियो को जो है संपन्न कर देंगे। आ रही बात तुम्हारी समझो, बस वो वाला उधर का ऐसा समझो, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, इसलिए जितने भी 5 से 7 मिनट ना लगेंगे, वीडियो पर बने रहें, ठीक है। और बेटा वीडियो को देखने का आनंद जब ही आता है, यानी कि कुछ जब ही आप सीख पाओगे जब आप शुरू से और लास्ट तक देखें। और देखो, इनसे संबंधित हमारी सब वीडियो पुरानी पड़ी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके कोई सा भी टॉपिक वाइज पड़ी हुई है, किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आसानी से देख सकता है जाके। देखो बेटा, ये सॉल्यूशन करेंगे बेटा, किसका सवाल है, ये ऊंचाई दूरी का है। आप सब जानते हो ऊंचाई दूरी में मेन चीज होती है बेटा चित्र बनना, बस। फिर लाल बटे कक्का से आप क्या है, लाल बटे कक्का अर्थात त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हो। देखेंगे, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर भवन, तो एक 10 मीटर भवन ये रहा, भूमि ये रही, एक बिंदु ले लो P, यहां पर 90 अंश दिखाओ, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा, ये 10 मीटर ऊंचाई का एक क्या ले रखा है, भवन है बेटा। क्या है ये, भवन। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का मतलब चोटी, ये वाला जो उन्नयन कोण है वो बेटा कितना है, 30 अंश है, ठीक। एक त्रिभुज बनकर हो गया तैयार, ठीक। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, यहां पर बेटा एक ध्वज का मतलब समझते हो, झंडा है, इतना ये आपका झंडा। लहरा दूं, बताओ, चलो लहरा भी दिया। ये झंडा है, तिरंगा ही समझो अपना, ये क्या है, ये तिरंगा लगा दिया किसी ने, चलो कोई बात ना। अब क्या कह रहा है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण, यानी कि अब यहां से इसको ध्वज के शिखर को देख रहे हैं, तो ये बेटा कितना हो गया, 45 अंश का बता रहे हैं वो। कितना कोण, ये ध्वज का जो कोण है, ध्वज का क्या हो रहा है बेटा, ये कोण, यहां कर लो बेटा, चलो
इस तरीके से देख लो आप, बिल्कुल अच्छा सीधा ही खींचो बिल्कुल। चलो कोई बात ना, देखो यहां पर देखेंगे ये जो कोण है ये बेटा कितना है 45, ठीक है ना। ध्वज यहां से और यहां तक है, ये जो कोण है वो 45 है। तो ध्वज की लंबाई यानी कि ये मान लो आपको h, ध्वज की लंबाई मान ली मैंने h, और बिंदु P से भवन की दूरी यानी कि ये वाला बिंदु P से भवन ये रहा, ये दूरी क्या कह रहा है वो ज्ञात कीजिए। बस कुछ भी ना करना है, जिस बच्चे को ये चित्र बन गया इसको पढ़ने के बाद समझ लो सवाल हो गया, और ये ना बन पाया तो आप बनाया कुछ भी। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, जितना भी रोल है इसी का है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये भवन है 10 मीटर ऊंचा भवन है। भूमि ये ले लो, भूमि का एक बिंदु ये है P है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहे थे 30। इस पर एक झंडा लगा हुआ है, भवन के शिखर पर यानी कि चोटी पर एक झंडा यानी कि ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण यानी कि यहां से ये जो कोण है वो कितना है 45, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं ध्वज की लंबाई यानी कि ये h यहां से और यहां तक, और बिंदु P से भवन की दूरी, ये दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं यहां हम पर कितने त्रिभुज बन गए, चलो नामकरण कर दें, A B C और ये P, चलो ठीक है। तो एक तो हम पे ये वाला त्रिभुज बन गया छोटा, और एक ये बड़ा वाला। आधार दोनों का वही है, बस कुछ ना करना होता है, यहां पर दो चीज लिख दो, माना ध्वज की लंबाई कितनी है बेटा h मीटर है, और बिंदु P से भवन की दूरी x मीटर है, ये हमने दोनों कर दी। फिर क्या लिखोगे, चित्रानुसार कौन से वाले त्रिभुज में, समकोण, यहां लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, समकोण त्रिभुज कौन से में, छोटे वाले में BPC में क्या लिखोगे बेटा tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। बस कुछ ना, tan थीटा का मतलब है tan कितना, छोटे वाले के लिए इसके लिए कोण 30 था, 30, लंब कितना है बेटा 10, आधार कितना है x, इसकी वैल्यू लिखो 1/√3 बराबर 10/x, x एकन x, तो x बराबर 10√3, और ये मीटर, एक आपका आंसर आ गया ये। पुनः समकोण त्रिभुज, यहां लिखोगे पुनः समकोण त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज बनते हैं उतने बार त्रिभुज लेने पड़ते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज कौन से में दिखाओगे बेटा, इस वाले में APC में क्या लिखोगे, फिर से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मतलब है tan 45, लंब का मतलब पूरा, तो क्या हो जाएगा h प्लस के 10, और आधार कितना हो जाएगा x, वैल्यू रखो बेटा, इधर हो गई 1, उधर हो गई h प्लस के 10 और अपॉन x बटा 1 करके तिरछी गुणा, तो h प्लस के 10 बराबर हो गया x का मान आपको पता ही है, क्या लिख दूंगा 10√3, या h बराबर 10√3 माइनस के 10, h बराबर 10 ले लूं कॉमन तो √3 माइनस के 1 लिख देंगे। अतः ध्वज की ऊंचाई, ध्वज की लंबाई कह दो, लंबाई h बराबर कितना हो गया 10 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1 मीटर, तथा भवन की बिंदु P से दूरी वो आ गई आपके 10√3 मीटर, और यही क्या आ गया आंसर। ऊंचाई दूरी के सवालों में कुछ भी नहीं है, अगर चित्र बना लेते हो तो आप इनका
बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो बेटा, पुरानी वीडियो जो हमने अभी पढ़ी हुई है टॉपिक वाइज देखते रहो, सब पता है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक सबकी वीडियो पड़ी हुई है। आपको प्ले लिस्ट में जाएगा, जौन सा भी टॉपिक हो बेटा, यही टाइम चल लिया पढ़ने का, जितना भी पढ़ सको, जितना भी रिवीजन कर सको कर कर लो। बाकी की मैं ये मैराथन क्लास 4 से 5 दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, कुछ भी ना पढ़े हो तो आप इनको ही पढ़ लोगे। अगली जो वीडियो दूंगा मैं मैराथन क्लास, उसमें सब बहुत चुने हुए, यानी कि वो वाले क्वेश्चन दूंगा जो लगभग उन्हीं में से छप जाएंगे, ऐसा आपसे वायदा कर रहा हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।